गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षण मतलब इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर का 4th चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रतिरक्षण क्या होता है। तो प्रतिरक्षण मानव स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो बीमारियों से बचाव और जीवन को बचाने में मदद करता है। यह प्रस्तुत प्रतिरक्षण के इतिहास, कार्य प्रणाली और समाज पर इसके व्यापक प्रभाव की पड़ताल करता है। इसका मतलब है कि टीकाकरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसके तहत टीके के निवेश द्वारा एक व्यक्ति को संक्रमण होने से बचाया जा सकता है, उसके अंदर उसकी प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में देखा जाए तो प्रतिरक्षण जो है, इम्यूनाइजेशन जो है, वो एक मेडिसिन है, एक तरीका है पेशेंट को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का, उसको रोग से लड़ने की शक्ति देने का ये एक तरीका है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन। तो ये बेसिकली इसका अगर हम इतिहास जानें तो टीकाकरण की कहानी 18वीं शताब्दी में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के साथ शुरू की थी। ठीक है, टीकाकरण जो शुरू हुआ था वो चेचक, पहले एक बहुत बड़ी आपदा आई थी जिसमें लोगों को चेचक हो जाता था और चेचक उसके फेस पे मोटे मोटे दाने आ जाते थे और फिर उन दानों के जो है वो फेस के अंदर गड्ढे बन जाते थे और वो गड्ढे पूरी ज़िंदगी के लिए ऐसे ही रहते थे, वो कभी भी रिफिल नहीं होते थे। तो वो चेचक का रोग कहलाता था। चेचक की बीमारी से बचने के लिए एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की शुरुआत की थी, 18वीं शताब्दी में की थी। ये एक क्रांतिकारी खोज थी जो जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। कई बार चेचक इतना भयानक रूप लेता था, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कर देता था कि उससे पेशेंट का डेथ भी हो जाती थी। ठीक है, इस तब से वैज्ञानिक ने खसरा, पोलियो, टिटनेस जैसे कई अन्य, जब चेचक का आपका प्रयोग किया उन्होंने तो उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया। उसके बाद अन्य बीमारियों के लिए भी जो है वो वैक्सीन बनाना स्टार्ट होने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? आपका एडवर्ड जेनर ने की थी। इसके बाद हम बात करेंगे टीकाकरण कैसे काम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को समझना। तो टीकाकरण जो है वो शरीर में रोगजनक का एक कमज़ोर और निष्क्रिय रूप पेश करता है। ठीक है, टीकाकरण क्या होता है कि शरीर के अंदर जो है वो रोग जनक का एक कमज़ोर, ठीक है, रोग को जनक करने वाला मतलब रोग को पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, उसके अगेंस्ट निष्क्रिय रूप से वो कार्य करता है। मतलब आपका जो टीकाकरण होता है, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ रहा है या फिर कोई बीमारी लगने वाली है तो आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी खुद ही उस बीमारी से लड़ने का काम कर लेती है। उसे बोलते हैं हम प्रतिरक्षण प्रणाली का एक टीकाकरण का रोग से लड़ने वाला अवयव। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरक्षा प्रक्रिया की। तो प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी और मेमोरी सेल का उत्पादन करके प्रतिक्रिया करती है। मतलब वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाती हैं, ठीक है, एंटीक्रिया सेल करती हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और आपके रोग से लड़ती हैं। रोग से बचने के लिए भविष्य की सुरक्षा के लिए कोशिकाएं भविष्य के लिए संक्रमण के खिलाफ शरीर को याद रखती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। मतलब आपके अंदर जब आप टीकाकरण लगाते हैं तो आपके अंदर एक इम्यूनिटी पैदा हो जाती है और अगर फ्यूचर में आपको वही सेम इन्फेक्शन दोबारा से लगता है तो आपको उसके लिए बाहर से कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई या कोई भी इंजेक्शन, वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर आपकी बॉडी में ऑलरेडी हो चुकी होती है, जो कि पहले आपको जब बीमारी हुई थी तो उस समय पे वो डेवलप हो गई थी। अब अगर आपको वही सेम इन्फेक्शन लगता है तो आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी उसके साथ रिएक्शन करके आपको उस बीमारी से के होने वाले दुष्प्रभावों से बचा लेगी। ठीक है, इसके बाद रोग भविष्य की सुरक्षा। ये कोशिकाएं भविष्य के संक्रमण के खिलाफ शरीर को याद रखती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। मतलब अगर आगे कभी भी ऐसा उसको इन्फेक्शन लगता है तो उससे याद आ जाता है कि ऐसा इन्फेक्शन पहले भी लगा था और उससे भी हमने फाइट करी थी, तो अभी भी हम फाइट करके इसको बचा सकते हैं। ऐसे करके ये भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। रोग से बचाव। जब शरीर वास्तविक रोगजनक के संपर्क में आता है तो वह जल्दी से हमला करता है। ठीक है, तो टीकाकरण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बीमारी से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह एक नकली हमले की तरह है जिससे शरीर सीखता है कि वास्तविक खतरे से कैसे निपटना है, जिससे आप भविष्य के संक्रमणों से सुरक्षित रह सकें। तो इसका मतलब है कि जो टीकाकरण होता है वो एक प्रतिरक्षा प्रणाली को बीमारी से लड़ने के लिए
प्रशिक्षित कर देता है, मतलब उसको इन्फॉर्म कर देता है कि भाई तुम्हारा क्या काम है। वो उसको बता देता है कि भाई अगर कोई भी रोग लगता है तो इस रोग से लड़ने का काम तुम्हारा है। जैसे हम घर में कोई काम करते हैं तो हम बता देते हैं कि भैया तेरे को बर्तन साफ़ करने हैं, तेरे को रोटी बनानी है, तेरे को जो है वो सब्जी बनानी है, और तुमको जो है वो सर्व करनी है। ऐसे करके हम काम डिवाइड कर देते हैं अपने घर में जब कोई गेस्ट आता है या फिर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। वैसे ही हमारा शरीर भी अपने अलग अलग काम डिसाइड कर देता है। जैसे किडनी है तो उसको साथ जितना भी वेस्ट है उसको फिल्टर करना है, हार्ट है, हार्ट को सारा जो ब्लड है वो पंप करना है, पूरे बॉडी का ब्लड को उसको प्यूरीफाइड करना है, फिर इम्प्यूरीफाइड ब्लड को भी उसको कैरी करना है। ठीक है, आपके हाइपोथैलेमस है उसमें उसको आपको हार्मोन्स सिक्रीट करने हैं। उसी तरीके से जब हम किसी चीज़ की इम्यूनिटी को पैदा करते हैं अपनी बॉडी में तो उसको हम मैसेज दे देते हैं कि भैया इस टाइप की इम्यूनिटी अगर आपकी बॉडी में फिर से लगेगी तो आप ही को उससे फाइट करनी पड़ेगी और आपको आपके घर को उस चीज़ से बचाना पड़ेगा। ठीक है, घर मतलब शरीर। इस तरीके से टीकाकरण जो है वो काम करता है। अनिवार्य टीके कौन कौन से होते हैं? देखिए, वयस्कों में के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है। देखिए, वयस्कों के लिए भी टीकाकरण महत्वपूर्ण है और बच्चों के लिए भी टीकाकरण महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की जब हम बात करेंगे तो देखिए, बीसीजी जो तपेदिक रोग के लिए होता है, टीबी के लिए होता है, डीपीटी जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए होता है, पोलियो जो पोलियोमाइलिटिस के लिए होता है, खसरा जो मीजल्स के लिए होता है, और हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के लिए होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो हम बच्चों को देते हैं, जैसे पेंटावेलेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है वो मीजल्स है, मम्स है, ठीक, ओपी भी है, ठीक, और हेपेटाइटिस बी है। तो और भी बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो बच्चों के लिए टीकाकरण के लिए ज़रूरी होते हैं, और इनके साथ में इनकी बीमारी का भी बताते हैं कि बीसीजी जो है वो टीबी से लड़ने का काम करता है, तपेदिक रोग बोलते हैं हिंदी में। डीपीटी जो है वो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस से लड़ने का काम करता है। पर्ट्यूसिस का मतलब होता है वूपिंग कफ, मतलब बहुत जो भयंकर वाली कुकर खांसी होती है उससे लड़ने का काम करता है। टिटनेस आप लोगों को पता ही है कि आपकी बॉडी में कहीं पे भी सीवियर इन्फेक्शन होने की वजह से, टिटनेस किसी भी प्रकार की चोट लगने की वजह से, कोई गंदी वस्तु की वजह से, किसी गंदे कीटाणु के आपकी बॉडी में लगने की वजह से टिटनेस हो जाता है। तो टिटनेस से प्रिवेंट करने के लिए टिटनेस का हम उसको अलग से भी वैक्सीन दे सकते हैं, और डीपीटी के साथ में भी आपका कॉम्बो के साथ में वैक्सीन आता है। उसके बाद पोलियो, तो पोलियो हमारे इंडिया से पहली बात तो इरेडिकेट हो चुका है, अब हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी अभी इसका टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। तो पोलियोमाइलिटिस जो है, पोलियोमाइलिटिस के लिए जो हम पोलियो देते हैं, खसरा के लिए हम खसरा देते हैं, हेपेटाइटिस के लिए हम हेपेटाइटिस देते हैं। वहीं हम वयस्कों में देखें, एडल्ट में देखें तो कौन कौन से टीके दिए जाते हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो जो बड़े लोगों में, जो एडल्ट लोगों में टीके दिए जाते हैं, देखिए टीटी दिया जाता है, टीडी, ठीक है, टिटनेस और डिप्थीरिया बूस्टर होता है, इसकी टोटल 4 डोजेज होती हैं। ठीक है, तो टीडी दिया जाता है। उसके बाद HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, HPV वैक्सीन देते हैं हम एडल्ट को, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाता है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, वार्षिक फ्लू शाइट, ये इन्फ्लुएंजा जो होता है तो वो ईयरली फ्लू से हमें बचाता है। उसके बाद निमोनिया न्यूमोकोकल रोग के लिए देते हैं, हम वयस्क में देते हैं ये। और सिंगलेस, तो दांत, खाज, खुजली जो होती है उसके लिए सिंगलेस का टीका देते हैं। हालांकि ये टीके हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ही कांटेक्ट करना पड़ता है और अपना लगवा सकते हैं अगर एडल्ट लगवाना चाहें तब। तो ये हमने बात की थी कि बच्चों के कौन कौन से टीके होते हैं, और वयस्कों के कौन कौन से टीके होते हैं। अब हम बात करते हैं टीकाकरण के सामाजिक लाभ और सामूहिक प्रतिरक्षा का महत्व। ठीक है, इसको समाज में इसके लिए क्या लाभ है, क्या इसका महत्व है? तो सामूहिक प्रतिरक्षा, जब बड़ी आबादी को टीका लगाया जाता है तो यह उन लोगों की रक्षा करता है जिन्हें टीका नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, सामूहिक प्रतिरक्षा मतलब जब हम बड़े लोगों को टीका लगाते हैं तो यह उन लोगों की भी रक्षा करता है जिनको टीका नहीं लगाया जा सकता। अब उन लोगों की कैसे रक्षा करता है? तो देखिए, आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोग में से 4 लोगों को टीका लगा हुआ है, लेकिन एक की मेडिकल कंडीशन खराब होने के कारण उसको टीका नहीं लगाया गया, तो उसकी रक्षा कैसे करेगा? तो इन्फेक्शन जो होता है ना, इन्फेक्शन, वायरस, फंगस, कवक, ये सब जो होता है ना, ये कभी भी डायरेक्ट आपकी बॉडी में पैदा नहीं होता, ये हमेशा दूसरा पर्सन हमें देता है। ठीक है, चाहे वो कुत्ता दे दे, चाहे वो मच्छर मक्खी दे दे, चाहे कोई जानवर दे दे, चाहे कोई इंसान दे दे, कोई भी वो दे सकता है, लेकिन वो आपकी बॉडी में पैदा नहीं होता है। तो आपके घर में अगर 4 लोगों को वैक्सीन लगा है, एक को नहीं लगा है, तो जो 4 लोगों की वजह से उसको इन्फेक्शन होने का खतरा था, ठीक है, जो 4 लोगों की वजह से उसको वो इन्फेक्शन हो सकता था,
वो बचा रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई घर का सदस्य ही उसको वो आपका वायरस देता, वो आपकी जो इन्फेक्शन क्रिएट करता। तो जब उन 4 लोगों को नहीं होगा तो जिसको नहीं लगा है उसको भी नहीं होगा। इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल बोझ में कमी। टीकाकरण से गंभीर बीमारियों के मामले कम होते हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती होना और मृत्यु दर कम होती है। तो देखिए, जैसे पहले होता था ना, चेचक से भी मर जाते थे, प्लेग से मर जाते थे, हैजा से मर जाते थे, टीबी से मर जाते थे लोग। तो आपने जब उनको पहले ही उस चीज़ की इम्यूनिटी दे दी है, उस चीज़ की दवाई दे दी है, मतलब रोग को पैदा होने से पहले ही उसका प्रिवेंशन कर लेना, उसका उपाय कर लेना। तो आपने टीकाकरण के माध्यम से पहले ही उसका उपाय कर लिया, और जब आपने पहले ही उसका उपाय कर लिया तो आपको अब अगर वो बीमारी होगी तो आपको कुछ सिम्टम आ सकते हैं, कुछ दिक्कत हो सकती है, जैसे बुखार आ सकता है, कमजोरी आ सकती है, खांसी हो सकती है ना, जी मिचला सकता है, आपको वेट लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपने पहले से उसकी इम्यूनिटी ले रखी है तो आपको वो कभी भी डेथ कोज नहीं करेगी, मतलब आपको कभी उस कंडीशन तक नहीं लेकर आएगी कि आपकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो उस चीज़ से वो उसको बचा लेगी, जिससे कि हमारा क्या होगा, फिर मृत्यु दर जो पहले बहुत ज़्यादा थी किसी मर्ज की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। शिक्षा और अर्थव्यवस्था में सुधार। ठीक है, स्वास्थ्य आबादी का मतलब है कि कम स्कूल अनुपस्थिति और एक अधिक उत्पादक कार्यबल। देखिए, आप बीमार रहेंगे तो आपका काम में मन भी नहीं लगेगा, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कुछ भी काम करने के लिए एक हेल्दी बॉडी का होना, हेल्दी मन का होना, हेल्दी ब्रेन का होना, हेल्दी टिश्यूज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने ये वैक्सीनेशन नहीं लिए तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन ऑलवेज लगा रहेगा, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो डिस्टर्ब रहेगी, आपका जो ब्रेन है वो स्टेबल नहीं रहेगा, और आप किसी भी प्रकार के कार्य को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसका सीधा सीधा असर हमारी शिक्षा पर, हमारे पढ़ाई पर और अर्थव्यवस्था में सुधार पर होगा। तो इस तरीके से ये इस चीज़ को भी बचाता है, जो समाज के लिए लाभकारी होता है। देखिए, वैश्विक टीकाकरण चुनौतियाँ, पहुँच और स्वीकार्यता। ठीक है, वैश्विक टीकाकरण चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं, तो दुनिया भर में टीकाकरण कार्यक्रमों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दूर दराज के क्षेत्रों में टीकों तक पहुँचाना अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है, जहाँ कोल्ड चेन सुविधाएँ और प्रशिक्षण कमियों की कमी है। इसके अतिरिक्त टीके के बारे में गलत सूचना और संदेह स्वीकार्यता को कम कर सकते हैं, जिससे सामुदायिक प्रतिरक्षा के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि जब आप किसी को भी टीकाकरण करने जा रहे हैं या टीकाकरण की सुविधा देने जा रहे हैं तो उसके बीच में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किस टाइप की चुनौतियाँ होती हैं वो, जैसे कि आपको पता है कि टीके को मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, उसके मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन ना हो, उसको एकदम एक्यूरेट टेम्परेचर पे रखने के लिए हमें कोल्ड चेन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकें। तो कोल्ड चेन क्या होता है कि कोल्ड चेन में आपके फ्रीजर होते हैं, फ्रिज होती है, कूलर्स होते हैं, जो उस एरिया को ठंडा रखते हैं, या फिर वो उस वैक्सीन की जितनी टेम्परेचर पे वो लाइव रह सकता है, सही रह सकता है, उस वैक्सीन को उस टेम्परेचर पे हम एडजस्ट करके उसकी दवाई को सेफली रख सकते हैं। जैसे आप घर में भी दवाई लेकर आते हैं तो मेडिकल स्टोर वाले या डॉक्टर कहते हैं कि इसको धूप में नहीं रखना है, इसको गर्मी में नहीं रखना है ना, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, अगर आपने उसे बहुत ज़्यादा गर्मी में रख लिया तभी भी वो किल हो सकते हैं, मर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडे में रख लिया तभी भी वो मर सकते हैं। तो ऐसी मेडिसिन को अगर आप किसी भी पेशेंट को लगाओगे तो उसका लगाने का और नहीं लगाने का कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके मॉलिक्यूल्स टूट चुके हैं, और अगर वो जो काम करने के लिए हम वो मेडिसिन लगा रहे थे पेशेंट को, वो काम उसको होगा नहीं, वो इम्यूनिटी उसको बनेगी नहीं, और जब वो इम्यूनिटी उसको बनेगी नहीं, वो काम होगा ही नहीं, तो हम वैक्सीन लगा के भी उसको वेस्ट ही करेंगे। इसलिए उसके कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसके मॉलिक्यूल्स को मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए हमें कोल्ड चेन की ज़रूरत होती है। कोल्ड चेन में बेसिकली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग टाइप के जो है वो स्टोरेज होते हैं। ठीक है, आपके CSC PSC सब सेंटर पे अलग टाइप के स्टोरेज होते हैं।
वहाँ से भी जब आप अपने सेशन पे जाते हो टीकाकरण करने के लिए, जब आप अपने सब सेंटर या अपने एरिया में जाते हो टीकाकरण करने के लिए, तो उसके लिए अलग से अरेंजमेंट्स होते हैं आपके वैक्सीन के मॉलिक्यूल्स को सस्टेन रखने के लिए। मतलब आपकी दवाई ख़राब ना हो, उसके लिए एक प्रॉपर बॉक्स में आइस पैक के साथ में उन्हें पैक करके भेजा जाता है, ताकि उसका फ़ायदा पूरा पेशेंट को मिल सके। हाँ, उसके बाद आप कैसे कैरी करके लेकर जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स ना टूट जाएँ, ठीक है। उसके बाद आप जिसके थ्रू आप वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, वो वैक्सीनेशन जो है उसको वैक्सीनेशन करना आता भी है या नहीं आती है, उसे नॉलेज है कि कहाँ पे कौन सा वैक्सीन लगेगा, कितने ml लगेगा, कितने mg लगेगा, कौन सी सिरिंज से लगेगा। तो इस टाइप की बहुत सारी चुनौतियाँ वहाँ पे आती हैं। दूसरी टाइप की जो चुनौतियाँ हैं वो ये है कि कोई दो फैमिली आए, आप एक फैमिली को आपने वैक्सीनेशन लगाया और घर जाके उसके बच्चे को बुखार आ गया, तो दूसरी फैमिली वाला अपने आप ही मना कर देगा, नहीं भैया ये तो हमें नुकसान कर रहा है, हमें नहीं लगवाना, हमारे बच्चा जो है पहले सही था बिल्कुल, ना उसे बुखार था, ना जुकाम था, ना दिक्कत थी, ना रोता था, और जब से आपकी वैक्सीन लगी है वो रोने लगा है, उसे जुकाम हो गया है, उसे बुखार हो गया है, उसे इन्फेक्शन हो गया है। तो इस टाइप की जो भ्रांतियाँ हैं, इस टाइप की जो कंसेप्शंस हैं, ये बहुत दिक्कत करते हैं वैक्सीन को लगाने के लिए। उससे हमारे सीधा जो असर है वो हमारे विश्व पे पड़ता है, हमारे वैश्विक टीकाकरण पे पड़ता है, क्योंकि फिर वो पूरी तरीके से बीमारी जो है हमारी कम्युनिटी से बाहर नहीं जा पाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उनको समझाना है कि अगर आपकी बॉडी में ये वैक्सीन जा रहा है, इसका मतलब इसका असर आपकी बॉडी को हो रहा है, और अगर आपको इसको लगाने से फीवर आया तो डैट इज़ द गुड साइन। ये एक बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन ने आपकी बॉडी में जाके अपना काम दिखा दिया है, अपना असर दिखा दिया है। अब आपको ऐसी कोई भी बीमारी लगेगी तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर लेगी। तो इस तरीके के पॉजिटिव कंपोनेंट्स आपको उनको बताने हैं, पॉजिटिव थिंग्स बतानी है कि भाई बुखार आना अच्छा साइन है, बुखार नहीं आना अच्छा साइन नहीं है। इस तरीके की चुनौतियों से आपको काउंसलिंग करके, IPR मेंटेन करके, फ्रेंडशिप करके उन चीज़ों को दूर करना है और टीकाकरण को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अननेसेसरी किसी भी तकलीफ़ में देखता है तो वो उस चीज़ को फिर अलाउ नहीं करता है, ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करता है। तो आपको उनको समझाना है, आपको उनको काउंसलिंग करनी है कि भाई उनको बुखार भी आ रहा है, उनको दर्द भी हो रहा है, तो सिकाई कर लो, बुखार की दवाई दे दो, है ना, उससे वो चला जाएगा, 3 दिन तक आएगा, 3 दिन बाद अपने आप चला जाएगा। इस तरीके से आपको उनको बताना है कि भाई अगर ऐसी कोई भी बीमारी उसको हो रही है टीका लगाने के बाद, ऐसा कोई भी सिम्टम उसको आ रहा है, तो ये गुड साइन है, ये एक अच्छा तरीका है ये जानने का कि हाँ वैक्सीन ने अपना असर कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके उसको समझाना है। इसके बाद और क्या भ्रांतियाँ हैं, तो देखिए भ्रांतियाँ टीके ऑटिज्म का कारण बनते हैं, तथा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो टीकों और ऑटिज्म के बीच संबंध का समर्थन करता हो। कई अध्ययनों में इसे दावे का खंडन भी किया गया। ऑटिज्म मतलब होता है कि वो अलग तरीके से व्यवहार करने लगता है, डरने लगता है टीके से। तो इस तरीके की भ्रांतियाँ जो है वो हैं, इनको आपको उनको काउंसलिंग के थ्रू दूर करना है। तथ्य प्राकृतिक संक्रमण कुछ बीमारियों के लिए प्रतिरक्षण प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। टीके सुरक्षित और प्रभावी सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक तरीके से अगर आप कर रहे हो, प्राकृतिक तरीके मतलब जैसे आप खसरा का टीका लगाने गए हो, तो पेशेंट ने कह दिया कि नहीं भैया हमको नहीं लगवाना है खसरे का टीका, जीवन में एक ही बार खसरा होती है और जब एक बार हो जाएगी तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, लेकिन हमें टीका नहीं करवाना है, ठीक है। तो आपको उनको बताना है कि आप उससे उसकी इम्यूनिटी तो बूस्ट कर सकते हो, इम्यूनिटी तो उसकी बूस्ट हो जाएगी, लेकिन आपका बच्चे के मरने के चांसेस, डेथ होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे। सपोज करो आपको खसरा हो गया, खसरा आपका सीवियरिटी में पहुंच गया, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर वाला इन्फेक्शन हो गया, तो पेशेंट की जो बच्चा होता है हमारा 5 साल तक का, उसकी इम्यूनिटी वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसको डेथ का कारण भी बन सकता है। लेकिन अगर आपने टीका लगवा लिया, उसके बाद आपको खसरा हो गया, तो बच्चे की डेथ कभी भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी बॉडी में उस टाइप के बैक्टीरिया पहले से मौजूद हैं, उसकी बॉडी को उस टाइप के बैक्टीरिया को कैरी करने की आदत है, और जब बाहर से भी उस टाइप का बैक्टीरिया लगेगा तो उसकी बॉडी पे ज़्यादा असर उसका नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी में वैसे बैक्टीरिया हैं, तो उसकी बॉडी को पता है कि उस बैक्टीरिया को कैसे हैंडल करना है, कैसे रखना है। लेकिन अगर आपने ऐसा बाहर से टीका नहीं लिया, आपने खुद ही नेचुरल तरीके से उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ट्राई किया, तो उससे क्या होगा
कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट तो होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन उसके डेथ होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हाई रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए और कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं। तो तथ्य प्राकृतिक संक्रमण कुछ बीमारियों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन इससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। जिस टीके सुरक्षित और प्रभावी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि हमने अभी अभी समझाया। ठीक है, भ्रांति टीके में हानिकारक पदार्थ होते हैं तथा टीकों में उपयोग किए जाने वाले सभी घटक सुरक्षित मात्रा में होते हैं, सुरक्षा के लिए कठोर परीक्षण से गुजरते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि आपको उनको समझाना है कि जितने भी टीके हम लोग लेकर आ रहे हैं कम्युनिटी में, जैसे भी हम टीके ला रहे हैं, ये सारे टीके जो हैं ये साइंटिफिकली प्रूव्ड होके आ रहे हैं, चेक होके आ रहे हैं, पूरी तरीके से चेकिंग इसकी हो रही है, पूरी तरीके से इसकी कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन हो रही है, उसके बाद आपके पास तक आ रहे हैं। इससे आपके बच्चे को कोई भी खतरा नहीं है, इस तरीके से आपको उनको बताना है। ठीक है, भारत में टीकाकरण प्रगति और लक्ष्य क्या क्या है। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष के थ्रू होता है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके उद्देश्य बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए पूरा टीका कवरेज प्राप्त करना होता है। तो मिशन इंद्रधनुष चला जाता है, आप सबको पता है। उसके द्वारा जो है आपके टीकाकरण कंप्लीट बच्चे, मतलब जो बच्चे छूट गए हैं, जो बच्चे स्लम्स एरिया में रहते हैं, भुट्टों पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गाँव के ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, तो उन लोगों को टीकाकरण कराने के लिए ये मिशन चलाया जाता है। दूसरा जो मिशन है आपका संघ मिशन इंद्रधनुष, यह टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने और उन क्षेत्रों तक पहुंचने पर केंद्रित है जो पहले छूट गए हैं। ठीक है, जो आपके मिशन इंद्रधनुष में जो एरिया छूट गए हैं, जो टीके छूट गए हैं, कोई बच्चा यहाँ पे नहीं है, कहीं घूमने गया है, कोई बच्चा अपनी किसी रिलेटिव के यहाँ गया है, वो छूट गया था, तो उन लोगों को कंप्लीट टीका कराने के लिए आपका संघन मिशन इंद्रधनुष भी चलाया जाता है। इसके बाद डिजिटल पहल। ठीक है, टीकाकरण रिकॉर्ड को ट्रैक करने और निगरानी में सुधार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कार्य की दक्षता बढ़ रही है। तो आपने देखा होगा आजकल सभी एएनएम्स को सबको एक एक टैबलेट दे दिया गया है, जिसमें उनको डेली फीडिंग करना है, उन्होंने कितने टीके किए, कहाँ के टीके किए, कौन कौन से टीके किए। तो उससे हमें डिजिटल पहल पे मतलब एक तुरंत ही हमें एक डाटा मिल जाता है कि आपने आपके एरिया के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपने कितने टीके किए हैं और कौन कौन से टीके किए हैं और कितने टीके छूट गए हैं, ये हमें तुरंत ही ट्रैक हो जाता है। ठीक है, डिजिटल के थ्रू ट्रैकिंग सिस्टम है ये एक। इसके बाद देखिए टीकाकरण के प्रकार, लास्ट आपका जो है टीकाकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय टीकाकरण और निष्क्रिय टीकाकरण। ठीक है, टिटनेस सक्रिय टीकाकरण देखिए जो होता है वो इसमें एंटीजन के निवेश द्वारा लाभार्थी को इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी निर्माण हेतु स्टिमुलेट किया जाता है। यह टीकाकरण बीमारी विशेष के विरुद्ध दीर्घकालिक या अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है। तो एंटीजन क्या होता है कि ये इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी प्रदान कराता है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं इसको, सक्रिय टीकाकरण को। तो ये क्या करेगा, तो ये सिस्टम को क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रदान कराएगा। कौन से सिस्टम को, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको, किसके थ्रू, एंटीजन के थ्रू। और एंटीजन किस में है, वैक्सीन में। मतलब आप जो वैक्सीन पेशेंट को दे रहे हो उसमें ये जो टीकाकरण है, ठीक, ये जो टीकाकरण है ये वाला, इसमें क्या करेगा, ये जो सक्रिय टीकाकरण है इसमें जो है आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा एंटीबॉडी के थ्रू। और एंटीबॉडी जो हम देते हैं वो एक टीकाकरण के रूप में देते हैं, जिसको हम वैक्सीन बोलते हैं। इसके बाद आपका निष्क्रिय टीकाकरण। तो निष्क्रिय टीकाकरण जो है वो आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के टीके में सीधे एंटीबॉडीज़ का निवेश किया जाता है। यह टीकाकरण बीमारी के विरुद्ध अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है। टीकों के द्वारा रोकी जाने वाली बीमारियों को वैक्सीन प्रिवेंशन डिजीज़ PVD कहते हैं। ठीक है, तो ये निष्क्रिय टीकाकरण जो होता है ये टीका सीधे ही एंटीबॉडी में प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, सीधे ही एंटीबॉडी में प्रवेश करा देते हैं, उनको निष्क्रिय टीकाकरण कहते हैं, और वहाँ जाके ये अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये टीकाकरण के 2 प्रकार होते हैं, सक्रिय टीकाकरण और निष्क्रिय टीकाकरण। ठीक, और ये जो डिप्थीरिया और ये टिटनेस और पोलियो जो हैं ये टॉक्सिक टीकाकरण होते हैं, मतलब विषैले टीकाकरण होते हैं। इनसे डायरेक्ट ही पेशेंट की इम्यूनिटी को बचाया जा सकता है। इसके बाद देखिए नए टीके और भविष्य की प्रौद्योगिकता। ठीक है, तो प्रतिरक्षा का भविष्य आशाजनक है, जिससे नए टीके और प्रौद्योगिकियाँ विकसित हो रही हैं। मैसेंजर RNA टीके जो कोविड-19 महामारी के दौरान प्रमुखता
सफलता से उभरे कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए भी संभावित अनुप्रयोग दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका कोविड-19 आया था तो उसके लिए मैसेंजर आरएनए, मतलब जो कोविड-19 का जो वायरस था वो आरएनए के ऊपर डिपेंड होकर जाता था, जो बहुत ही खतरनाक होता था और डायरेक्ट रेस्पिरेटरी पे अटैक करता था। तो उसके लिए तुरंत ही वैक्सीन बनाई गई और उसको अप्लाई किया गया और वो काफ़ी हद तक जो है वो क्या कहते हैं सक्सेस हुई। तो उसी को बेस बनाते हुए, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए अब ये देखने में आया है कि अन्य बीमारियों के टीकाकरण भी जो है वो पॉसिबल हैं। जैसे कैंसर की बीमारी का कोई इलाज नहीं था, हेपेटाइटिस की बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो इस टाइप की जो बीमारियां हैं उनके लिए भी टीके बनाए जा सकते हैं और उसका जो लाभ है वो उठाया जा सकता है। तो इसके निष्कर्ष के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग वैक्सीन डिजाइन और वितरण को अनुकूलित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे हम अधिक प्रभावी और सुलभ समाधानों की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है इसका? ठीक है, कंक्लूजन क्या है? तो प्रतिरक्षा में दुनिया भर में अनगिनत जीवन बचाए हैं और बीमारियों के बोझ को कम किया है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि पूरे समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। हमें प्रतिरक्षण के महत्व को समझना है और उसे बढ़ावा देना है, ठीक है, ताकि हम एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें। तो देखिए, टीकाकरण लगने से क्या हुआ है? टीकाकरण लगने से जिन बीमारियों से बच्चे 5 साल के अंदर अंदर ही मर जाते थे, उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अब उतने बच्चे डेथ नहीं होते हैं। टीकाकरण लगने से गंभीर बीमारियों से बचा गया है, जैसे चेचक है, प्लेग है, हैजा है, मीजल्स है, मम्स है। तो इन गंभीर बीमारियों से जो है वो हमारे देश से इसका वायरस, इसका बैक्टीरिया जो है काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गया है। पोलियो आपने देखा होगा कि कितने सालों में कितने सारे लोग जो है इंडिया में और बाहर भी लंगड़े, लूले, अंधे, कोई ना कोई कमी उनके अंदर, बॉडी के अंदर होती थी, जिसकी वजह से उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और जीवन में सर्वाइव करने में कठिनाइयाँ होती थी। तो उस चीज़ में उनको हेल्प मिली है। ठीक है, इस तरीके से हमारे लिए टीकाकरण जो है बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहा है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो टीकाकरण ने रोज़गार दिया है। ठीक है, टीकाकरण ने बिजनेस को डेवलप किया है, अपने देश की जीडीपी और अपने देश का जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधार किया है। टीकाकरण की पहुंच दूर दूर तक है। आपके लिए टीकाकरण लगाने के लिए एएनएम का कोर्स शुरू किया गया है ना, आशाएं बनी, आपकी आंगनवाड़ी बनी, ठीक, आपकी संगनी बनी, आपकी स्टाफ नर्सेस बनी। तो इन सबको रोज़गार का एक अवसर मिला है, इन लोगों को रोज़गार मिला है, अपना जीवन यापन करने के लिए एक तरीका मिला है। तो इस क्षेत्र में भी टीकाकरण की वजह से काफ़ी लोगों के जीवन में जो है वो खुशियाँ आई हैं। थैंक यू सो मच। आप को अगर अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।